नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग नेमा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार सहित बहुत कुशल से होंगे। मित्रों, मुझे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं। मैं आज जो वीडियो है उसके माध्यम से इन सभी प्रश्नों को कवर करना चाहूँगा और इनका आंसर देने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी लाभान्वित होंगे। मित्रों, ये जो प्रश्न है ये मूलतः टैक्स सेविंग्स के जो प्रावधान हैं उनके संबंध में है और काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। ठीक है, तो हम लेंगे इन प्रश्नों को। मुझे एक प्रश्न प्राप्त हुआ है, ये किन्हीं मिस्टर योगेश ने मुझे पुणे से भेजा है। उनका प्रश्न है कि मैंने आज से 2 साल पहले एक घर परचेज किया था जिसके लिए मैंने होम लोन भी लिया था। अब किसी वजह से मुझे ये घर ट्रांसफ़र करना है और मैं ये होम लोन भी चुकाऊंगा। तो मुझे किसी ने बताया था कि ये जो मैंने लोन लिया है इस पर मैंने जो बेनिफिट्स लिए हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे और मुझे इसका टैक्स देना होगा। मैं इस बात को आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। तो योगेश जी, आपका प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी उपयोगी भी है बाकी लोगों की जानकारी अपडेट करने के लिए। ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति अगर किसी घर को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई लोन लेता है तो उसे उसके संबंध में कुछ छूटें प्राप्त हैं। ठीक है, जिसमें से पहली छूट है सेक्शन 24B की, जिसमें उसने जो ब्याज जो इंटरेस्ट का भुगतान किया है उसका डिडक्शन उसे मिलता है। इसके अलावा उसने इस घर के लिए जो मूलधन का पुनर्भुगतान किया, उसने होम लोन लिया है, उस होम लोन की EMI बनती है। उस EMI में एक हिस्सा प्रिंसिपल को रिपे करने वाला होता है, एक हिस्सा इंटरेस्ट का होता है। ध्यान दें, जो सेक्शन 80C जो प्रिंसिपल के डिडक्शन को टारगेट करता है उसके अनुसार अगर जिस घर के संबंध में आप प्रिंसिपल रीपेमेंट, होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन क्लेम करेंगे, वो घर आपको कम से कम 5 इयर्स तक होल्ड करना होगा। इसका मतलब अगर आप इस घर को विद इन 5 इयर्स ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी वजह से, तो अभी तक आपने जो 80C में प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए डिडक्शंस क्लेम किए होंगे वो वापस होंगे। जिस साल आप इसका ट्रांसफ़र करते हो उस साल कैपिटल गेन बनेगा, वो एक अलग चीज़ है, बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक इस घर के लिए लिए गए होम लोन के संबंध में आपने जो 80C में प्रिंसिपल रिपेमेंट का डिडक्शन क्लेम किया होगा, जिस ईयर आप इस घर का ट्रांसफ़र करेंगे उस ईयर वो अमाउंट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। तो इस बात को बड़े गंभीरता से हमें ध्यान में रखना होगा। थोड़ा मैं स्पेसिफिक होकर बात करूँगा। देखिए, आपने होम लोन लिया है, आप होम लोन 5 इयर्स तक कंटिन्यू करें ना करें, ठीक है, आपको कोई टैक्स पनिशमेंट्स या कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने हैं। ये जो सेक्शन 80C है ये कहता है कि आपने वो घर अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं वो विड्रॉ होंगे। फ़र्क है, लोन का रिपेमेंट कर देना एक अलग चीज़ है, उस घर का ट्रांसफ़र कर देना एक अलग चीज़ है। जो विड्रॉल्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स हैं वो घर के ट्रांसफ़र की वजह से है, ना कि होम लोन के रिपेमेंट की वजह से। ठीक है, तो बाकी सारी परिस्थितियाँ स्टैटिक रखें। यहाँ अगर संभव हो तो कोशिश करें आप होम लोन चुकाएं, इसे चुकाने के लिए कहीं और जगह से लोन ले लें, इस लोन को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू ना करें ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर संभव हो तो आप कोशिश करें कि ये घर आपके पास जिस साल आपने इसे एक्वायर किया है उससे 5 इयर्स तक हो। अदरवाइज आपको जो आपने डिडक्शंस जो होम लोन के संबंध में क्लेम किए थे वो विड्रॉ होंगे। विड्रॉ किस तरह से होंगे? जिस ईयर आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे उस ईयर अभी तक आपने जो डिडक्शंस लिए हैं वो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो जानकारी मिली थी वो बहुत हद तक सही थी। मैंने थोड़ा उसे और स्पेसिफिक आंसर आउट करने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि मैंने आपको संतोषजनक आंसर दिया होगा। मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ।
मिस्टर रोहित हैं जो गुड़गांव से मुझे ये क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है, इन्होंने पूछा है, मैंने अपने होम लोन की इंस्टॉलमेंट ड्यू टू कोविड-19 मार्च 31 तक पे नहीं की, इसके बावजूद क्या मैं 24B व सेक्शन 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकता हूँ? रोहित जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। समझें, जो होम लोन के संबंध में हमें डिडक्शंस मिलते हैं वो दो कैटेगरी में हैं, जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में भी कह रहा था। हमें हमारे जो होम लोन की EMI होती है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसे हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दो भागों में बांटना होता है। जो प्रिंसिपल एलिमेंट है उसे हमें 80C में क्लेम करना होता है, जो इंटरेस्ट पोर्शन है उस होम लोन का उसे हमें सेक्शन 24B में क्लेम करना होता है। समझिएगा, सेक्शन 24B जो होम लोन के इंटरेस्ट के विषय में डिडक्शन की बात करता है, ये हमें ड्यू बेसिस पे अवेलेबल है। इसका मतलब हमने भले ही इंटरेस्ट का एक्चुअल में पुनर्भुगतान नहीं किया, एक्चुअल में हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो भी हमें उसके संबंध में 24B में छूट मिलती है। लेकिन जो सेक्शन 80C हमें प्रिंसिपल रिपेमेंट के संबंध में, होम लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट के संबंध में छूट देने की बात करता है, वो हमसे इसका एक्चुअल बेसिस पर भुगतान करना अपेक्षित करता है। इसका मतलब अगर हम स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन को लें तो आपने कोविड की वजह से हो सकता है अपना मॉरेटोरियम पीरियड इंक्रीज किया हो, या हो सकता है आपने लोन 31 मार्च तक या जो एक्सटेंडेड पीरियड था 31 जुलाई तक रीपे नहीं किया हो। इसके बावजूद आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 का आपके इस होम लोन का जो ब्याज बनता है, ध्यान दीजिए, जो ब्याज ड्यू हुआ है उसका डिडक्शन मिलेगा, भले ही आपने इसे एक्चुअल में पे नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल पोर्शन है, जो आपकी EMI बैठती थी, उसमें जो प्रिंसिपल एलिमेंट है उसकी छूट अनफॉर्चुनेटली आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये छूट एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही उपलब्ध है। ओके, हाँ, अगर आप 31 जुलाई 2020 तक भी प्रिंसिपल अमाउंट पूरा या जो पार्ट अवेलेबल आपके पास था उतना भी अगर आप पे कर देते तो भी आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 मतलब असेसमेंट ईयर 2021 में उसकी छूट मिल जाती। मैं रिपीट करूँगा, इंटरेस्ट की छूट ड्यू बेसिस पर है, इस वजह से भले ही आपने एक्चुअल में पे नहीं किया है, फाइनेंशियल 1920 का जितना ब्याज बना उतने की आपको छूट मिलेगी। लेकिन जो प्रिंसिपल एलिमेंट है उसे अगर आपने 31 जुलाई 2020 तक पे नहीं किया तो उसकी छूट अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिलेगी। ओके, आशा करता हूँ ये आपके लिए संतोषजनक होगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कोई मिस्टर संजय हैं जिन्होंने जबलपुर से ये क्वेश्चन पूछा है। इनका पूछना है कि मैंने यूलिप ली हुई है, ये अभी मुझे लिए हुए 3 साल हुए हैं, मैं 3 साल से इनके प्रीमियम रेगुलरली पे कर रहा हूँ, लेकिन अभी किसी वजह से मैं इसे डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसमें मुझे टैक्स के रिलेशन में क्या लॉस होगा? संजय जी, ये काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लोग इस तरह की समस्याएं कोविड की वजह से फेस कर रहे हैं, हम सभी के नॉलेज में है ये बात। संजय जी, ध्यान दीजिए, आपने जो यूलिप ली हुई है इसके संबंध में जो प्रीमियम आप पे करते हैं, यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, ओके, इनके जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं आपको ज्ञात है कि आपको सेक्शन 80C में इनका डिडक्शन मिलता है, राइट। अभी जो सेक्शन 80C है ये अपने आप में ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने जब एक्चुअल में पेमेंट करनी है तभी ही आपको डिडक्शंस मिलेंगे, ड्यू बेसिस पे कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो पहला नुकसान तो यह है कि चूँकि आपने इस वर्ष प्रीमियम पे नहीं किया,
एक्सटेंडेड टाइम था आपके पास 31 जुलाई, उस समय तक भी आप किसी वजह से प्रीमियम पे नहीं कर पाए, तो आपको प्रीमियम की राशि की छूट तो नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये आपके लिए, अगर ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है, मतलब लैप्स हो जाती है, चूँकि अभी केवल 3 साल हुए हैं जैसा आपने मुझे बताया, आपने अभी तक जो प्रीमियम्स पे किए होंगे उनका मैक्सिमम मैं गेस कर रहा हूँ कि आपने टीसी में डिडक्शन क्लेम किया होगा। ध्यान दें, अगर ये पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो जिस ईयर ये पॉलिसी लैप्स होगी उस ईयर आपने अभी तक जो टीसी में डिडक्शंस क्लेम किए होंगे वो आपके लिए आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में टैक्सेबल हो जाएंगे। ओके, सेक्शन 80C एक्सपेक्ट करता है स्पेसिफिकली यूलिप के रिलेशन में कि जो पॉलिसी है वो एटलीस्ट 5 इयर्स तक कंटिन्यू होनी चाहिए। मतलब अगर विद इन 5 इयर्स पॉलिसी लैप्स होती है या डिसकंटिन्यू होती है तो जितना भी आपने अभी तक एटीसी में डिडक्शन क्लेम किया था इन पॉलिसी के रिलेशन में किए गए भुगतान किए गए प्रीमियम्स का, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो कोशिश करें अगर संभव हो, भले आप प्रीमियम पे नहीं कर पाएँ, ठीक है, आपको एटीसी का डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करें कि पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ सभी के लिए शेयर करना चाहूँगा। यहाँ जो हम बात कर रहे थे वो यूलिप की बात कर रहे थे। ध्यान दें, अगर ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी एक कट ऑफ उन्होंने कहा है, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो हमें ध्यान रखना होता है कि वो कम से कम 2 साल तक कंटिन्यू करें। यूलिप में जो पीरियड है दैट इज़ ऑफ 5 इयर्स। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उसमें जो पीरियड है, जो लॉकिंग पीरियड है, वो केवल 2 साल है। मतलब अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 2 साल तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो जो यूलिप के डिसकंटिन्यूएंस की वजह से जो कॉन्सिक्वेंस हम डिस्कस कर रहे थे वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, आपने अभी तक जो प्रीमियम के रूप में भुगतान किया है सेक्शन 80C में जिनका क्लेम किया है वो क्लेम्स एड बैक आपकी इनकम में नहीं होंगे। ओके, यूलिप में पीरियड 5 इयर्स का है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये पीरियड 2 साल का है, लेकिन हाँ कम से कम 2 साल तो आपको वो पॉलिसी कंटिन्यू करनी ही होगी। ठीक है, तो संजय जी आशा करता हूँ आपको ये जो आंसर है वो संतोषप्रद लगा होगा। नेक्स्ट हमारे व्यूअर हैं, उनका भी एक क्वेश्चन है, उन्होंने अपना नाम मुझे नहीं शेयर किया है। क्वेश्चन है कि मैंने अपने घर के रिनोवेशन के लिए एक लोन लिया था जिसका जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपए है। मुझे इस 1 लाख रुपए के रिलेशन में कौन कौन सी छूटें इनकम टैक्स में अवेलेबल होंगी। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए इस क्वेश्चन में, इन्होंने घर रिनोवेट कराने के लिए लोन लिया है या घर रिपेयर कराने के लिए लोन लिया है। ध्यान दीजिए, जो होम लोन्स होते हैं उन कैटेगरी में ऐसे लोन भी आ सकते हैं, है ना, ये घर के लिए ही लिया गया लोन है, लेकिन थोड़ा फर्क हो जाता है। जब हम सेक्शन 24B में डिडक्शन क्लेम करने जाएंगे तो पहली चीज़ डिडक्शन मिलेगा। थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। सेक्शन 24B होम लोन के इंटरेस्ट को कवर करता है। यहाँ कुछ बड़े फाइन पॉइंट्स हैं। आपने रहने के लिए कोई घर लिया है, उसका जो होम लोन है उसके ब्याज का इंटरेस्ट सेक्शन 24B में कवर होता है। ओके, जो इम्पोर्टेंस रखने वाली बातें वहाँ हैं, उसमें पहली बात है यह आवासीय इकाई होनी चाहिए, ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, हो सकता है यह आपके स्वयं के आवास के लिए उपयोग में आ रही हो सकता है आपने इसे किसी दूसरे को रहने के लिए किराए पर दिया हुआ हो। ठीक है, जो मेन फोकस है वो रेसिडेंस के ऊपर है, रहने के लिए। अगर आपने शॉप या किसी और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए इसे यूज़ करना है तो वो सेक्शन 24B में कवर नहीं होगा। ओके, सेक्शन 24B में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
अगर आप इसे स्वयं के आवास के लिए उपयोग करते हैं तो वहाँ एक अपर लिमिट होती है, दैट इज ऑफ ₹2 लाख। हम सभी नॉर्मली इस लिमिट को समझते हैं। अगर ये घर आपने रहने के लिए किराए पर दिया हुआ है तो वहाँ कोई अपर लिमिट नहीं है, जो भी ब्याज बनता है उस पूरे की आपको छूट मिलेगी। से अगर 2.5 लाख रुपए का ब्याज बनता है तो पूरे 2.5 लाख की आपको छूट मिलेगी। लेकिन अगर ये घर आपने स्वयं के आवास के लिए, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है रेसिडेंस पर्पस के लिए, तो वहाँ पर एक कैप लग जाता है, दैट इज ऑफ ₹2 लाख। आपको 2 लाख रुपए, भले इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए बैठा है तो भी छूट आपको केवल 2 लाख की मिलती है। तो ये तो एक फर्क हुआ। अगर आपने किराए पर ये घर दे दिया होता तो वहाँ कोई लिमिट नहीं थी, पूरे की आपको छूट मिल जाती। लेकिन अगर ये स्वयं के रहने के लिए है तो वहाँ पर छूट केवल और केवल अधिकतम 2 लाख रुपए के लिए। अब यहाँ पर भी जो फाइन पॉइंट है वो यह है कि अगर लोन का पर्पस घर कंस्ट्रक्ट करना या घर परचेज करना है, घर एक्वायर करना है, तो जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। इसका मतलब अगर आपने बनाने या खरीदने के अलावा किसी और पर्पस के लिए ये लोन लिया है तो लिमिट 2 लाख नहीं है। जैसे यहाँ पर घर को रिनोवेट करने के लिए लोन लिया हुआ था, इस केस में जो अपर लिमिट है दैट इज ऑफ ₹30,000 ओनली। ध्यान देंगे, अगेन मैं वापस ले रहा हूँ चीज़ों को। अगर घर किराए पर उठा हुआ है तो कोई लिमिट नहीं है, उस केस में भले ही परचेज के लिए है, भले ही कंस्ट्रक्शन के लिए, भले ही रिनोवेशन के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ दीज फैक्ट्स कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अपर लिमिट है। अब ये जो अपर लिमिट्स भी हैं वो 2 कैटेगरी में बढ़ गई। अगर घर परचेज करने के लिए या घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन है तो अपर लिमिट 2 लाख रुपया है। इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए वो लोन है, जैसा इस केस में हम रिनोवेशन को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर अपर लिमिट केवल और केवल 30,000 रुपये है। तो पहली चीज़, अगर मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, भले ही आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए है, अगर आप सेक्शन 24B में इसका क्लेम करना चाहते हैं और यह घर आपके निज निवास के रूप में उपयोग में आ रहा है तो आपको केवल और केवल इंटरेस्ट के रिलेशन में 30,000 रुपये की छूट मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपका ये होम लोन है तो नेचुरली इसमें आपकी EMI बंधी हुई होंगी। EMI मतलब आप इंटरेस्ट भी पे करते होंगे और जो लोन लिया है वो अमाउंट भी आप, मूलधन आप कह सकते हैं, उसे भी आप रीपे करते होंगे। क्वेश्चन है कि क्या जो प्रिंसिपल, जो मूलधन आप रीपे कर रहे हैं, क्या आपको उसकी भी छूट मिलेगी? आंसर है, अगर हम रिनोवेशन के लिए होम लोन लेते हैं तो 80C में इस होम लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट की छूट अवेलेबल नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, रिनोवेशन के लिए लिए गए होम लोन के लिए आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट की 80C में छूट अवेलेबल नहीं है। जो 80C टारगेट करता है वो केवल और केवल ऐसे होम लोन के रिपेमेंट को टारगेट करता है जो इधर कंस्ट्रक्शन के लिए हो या परचेज या एक्विजिशन के लिए हो। मतलब अगर आपने कोई घर परचेज करना है या घर बनवाना है, इसके लिए आप होम लोन लेते हो और उसका प्रिंसिपल रीपे करते हो, तो उस प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए आपके पास सेक्शन 80C का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इन 2 पर्पसेस के अलावा किसी और तीसरे पर्पस के लिए आपने होम लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट की छूट भले ही आपको सेक्शन 24B में मिल जाएगी, लेकिन उसके प्रिंसिपल की छूट आपको सेक्शन 80C में अवेलेबल नहीं होगी। ओके, तो इसे ध्यान में रखिए। यस, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने भी अपना नाम शेयर नहीं किया है। क्वेश्चन है, मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस लिया है जिसका जो पॉलिसी अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। मुझे कंपनी ने प्रीमियम के रूप में 2 लाख रुपए की डिमांड की। इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इनसे प्रीमियम के रूप में 2 लाख रुपए की डिमांड की है। क्या मुझे सेक्शन 80C अवेलेबल है? अगेन ध्यान दें, जो सेक्शन 80C है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अवेलेबल है, वो हमें इस सेक्शन में छूट देता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस कैरी करता है। ओके, पहली कंडीशन, ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो आपकी लाइफ
आपके स्पाउस की लाइफ या आपके बच्चों की लाइफ पर होना चाहिए। बच्चों में भी लिमिट है, ओके, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए वो टारगेट करते हैं। ये डिपेंड हो सकते हैं आपके ऊपर, ये हो सकता है आपके ऊपर डिपेंड ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बड़ा स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिलेशन में, जो एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो पॉलिसी अमाउंट के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए बात हो तो वहाँ जो लिमिट है उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, 15% की बात होती है। इन जनरल द रिस्ट्रिक्शन इज ऑफ 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट। मतलब अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इन्हें इस सेक्शन की छूट मिलेगी, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है वो 1 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। इन्हें ऐसी पॉलिसीज़ अवॉइड करनी चाहिए या पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। साथ ही में एक और बड़ी अच्छी बात है जो यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए, इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंसेस होते हैं उन्हें EEE जेनर में रखा जाता है। EEE जेनर मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस समय आपको एग्जेम्पशन मिलते हैं, फर्स्ट ई। जब बीच में आपको कुछ बोनसेस मिलते हैं वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होते हैं, सेकेंड ई। एंड बाद में जब मैच्योरिटी पर या सर्वाइवल बेनिफिट्स के रूप में आपको अमाउंट्स मिल रहे होते हैं, पॉलिसी अमाउंट, सम इंश्योर्ड अमाउंट आपको मिल रहे होते हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, दैट इज थर्ड ई। लेकिन ये जो पॉइंट है ये बेसिकली सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्पशंस हैं, लेकिन यहाँ भी एक रिस्ट्रिक्शन है या यहाँ भी एक कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अभी हम ATC में बात कर रहे थे कि प्रीमियम अमाउंट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, अदरवाइज एक्सेस जो है उसके लिए आपको छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 10(10)(d) एक्सपेक्ट करता है, सेम चीज़ एक्सपेक्ट करता है, वहाँ भी वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जो प्रीमियम अमाउंट है वो अगर 10% से ज़्यादा हुआ है तो जो भी अमाउंट आपको सम इंश्योर्ड के रूप में मैच्योरिटी पर या सर्वाइवल बेनिफिट्स के रूप में रिसीव होंगे वो एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे, ओके। तो ये 2 जगह हैं, मतलब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी भी आपका नुकसान हो रहा होगा, आपने ज़्यादा पे किया, डिडक्शन कम का मिलेगा, ओके। एंड जब सर्वाइवल बेनिफिट्स के रूप में एट द एंड ऑफ द डे आपको अमाउंट्स मिल रहे होंगे वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल होंगे, मतलब वहाँ पर भी आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप कोई पॉलिसी लें आप मेंटली प्रिपेयर रहें। हो सकता है आपको दूसरे बेनिफिट्स दिख रहे हों, एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, ओके। अगर आपको दूसरे बेनिफिट्स हैं जो ज़्यादा हैं, आपको एग्री हो कि यार चलो ठीक है टैक्स दे भी देंगे तो भी फ़ायदे में ही रहेंगे, तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप प्योरली टैक्स बेनिफिट्स के लिए इस सेक्शन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे कर रहे हो तो कोशिश करो कि जो प्रीमियम अमाउंट है वो सम इंश्योर्ड के 10% से ज़्यादा ना हो, ओके। तो आई गेस कि ये मैंने सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया होगा। आपको कुछ भी डाउट्स रह जाएं आप यहाँ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उन्हें मुझसे शेयर करें, मैं बहुत अच्छा फील करूँगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। यस, चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई हर्षा जी हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैंने अपने मदर फादर का लाइफ इंश्योरेंस लिया है, साथ ही मैंने उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया है। इन दोनों का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो मैं ही पे करती हूँ। मेरे मदर फादर पेंशनर हैं, इसके बावजूद प्रीमियम मैं पे कर रही हूँ। इस वजह से क्या मुझे सेक्शन 80C में और सेक्शन 80D में छूट मिलेगी। हर्षा जी, पहली चीज़ तो आई मस्ट अप्रिशिएट आप जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। जहाँ तक इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों का क्वेश्चन है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप अपने मदर और फादर के लिए पे करती हैं तो उसकी छूट आपको 80C में अवेलेबल नहीं है, ओके। रिस्ट्रिक्टेड जो कैटेगरी है केवल वहीं ही ये छूट अवेलेबल है, जैसे आप अपने स्पाउस का पे करें या अपने बच्चों का पे करें वहाँ पर आपको छूट है। पेरेंट्स के लिए अभी तक 80C में प्रावधान नहीं है डिडक्शंस देने का। यस, 80D इज़ अवेलेबल फॉर यू। 80D पेरेंट्स के लिए आपको अलग से सेपरेटली छूट देता है, ओके। मैं अलग से को इंसिस्ट कर रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ।
आपको अपने स्पाउस और अपने चिल्ड्रन के लिए जो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, स्वास्थ्य बीमा आप लेते हैं, उसका प्रीमियम देते हैं, उसकी छूट है। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स का देते हैं तो उसकी आपको एडिशनल छूट है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलैक्सेशन और से डिडक्शन अवेलेबल फॉर योर ओन हेल्थ और योर फैमिली मेम्बर्स हेल्थ, आप अपने पेरेंट्स का पे करोगे, उनकी आपको एडिशनल छूट अवेलेबल है। ओके अगर ये सीनियर सिटीजन है, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 की छूट अवेलेबल है। तो आपने जो प्रीमियम्स पे किए हुए हैं उसमें से लाइफ इंश्योरेंस का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टिल इट इज़ गुड थिंग, आप पे करना कंटिन्यू करें, दूसरे बेनिफिट्स आपके सामने होंगे। आपने जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसके आपको सेक्शन 80D में छूट अवेलेबल है, आपको वो एडिशनली अवेलेबल है। अगर वो सीनियर सिटीजन है, उनकी एज 60 ईयर्स या उससे अधिक है, तो वो आपको 50,000 तक की एक्स्ट्रा छूट अवेलेबल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं एक HUF का करता हूँ। हमारा HUF का एक PPF अकाउंट है जिसमें हम साल में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या हमें इस संबंध में छूट अवेलेबल होगी? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मिस्टर पुराणिक हैं जिनका ये क्वेश्चन है। पुराणिक साहब, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। रिसेंटली RBI ने बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि HUF के नाम से अभी PPF अकाउंट्स ना खोले जाएं। ओके लेकिन कोई ऐसा करस्पॉन्डिंग चेंज इनकम टैक्स एक्ट में नहीं आया है। ओके एज फार एज इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न, वो अलाउ करता है एक HUF को सेक्शन 80C में PPF के कंट्रीब्यूशन के डिडक्शंस। मतलब HUF अपने नाम पर कोई PPF अकाउंट, अगर पुराना PPF अकाउंट कंटिन्यू कर रहा है और उसका प्रीमियम पे कर रहा है, उसे उसकी छूट मिलेगी। अगर आज के परिदृश्य में बात करें, चूँकि आज की डेट में बैंक्स किसी HUF को नया PPF अकाउंट खोलना अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो भी HUF अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर एक PPF अकाउंट खोल सकता है और उस PPF अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है। वहाँ जो HUF जो पेमेंट्स कर रहा होगा उसे उसका डिडक्शन, मतलब उस HUF को, जो एक अलग पर्सन है इनकम टैक्स के लिए, उसका पैन अलग होता है, उसके रिटर्न अलग से फाइल होते हैं, तो उस HUF को उसने अपने उस फैमिली मेम्बर के PPF अकाउंट में जो पैसे जमा किए होंगे उसका छूट सेक्शन 80C में अवेलेबल होगी। ओके तो आई गेस कि मैंने ये आंसर आउट किया। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा। देखें, आपके केस में, स्पेसिफिकली आपके केस में, चूँकि आपका एक कंटिन्यूइंग PPF अकाउंट है, आप का HUF इसमें जो PPF अकाउंट है इसमें पैसे जमा करना कंटिन्यू करें, that HUF is eligible to avail deduction under section 80C। फाइन। इवन जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, उनके HUF अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स के नाम पर, वो फैमिली मेम्बर के नाम के अलावा किसी दूसरे के नाम पर ओपन नहीं कर पाएंगे, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम पर एक PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस केस में जो अकाउंट होल्डर होगा वो उस HUF का कोई इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर होगा, कंट्रीब्यूशन जो कर रहा होगा वो HUF कर रहा होगा, डिडक्शन भी जो मिलेगा वो HUF को मिलेगा, दैट इज अंडर सेक्शन 80C। फाइन। तो पुराणिक साहब, मैं समझ रहा हूँ कि आप सेटिस्फाई होंगे इस आंसर से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं नाम डिस्क्लोज ना करूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। मैंने एक घर रहने हेतु किराए पर दिया है। अच्छा फाइन, मतलब इनके पास एक घर है जो इन्होंने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया है। ओके अभी मैंने ये जो घर है मेरे पास, इसका कंस्ट्रक्शन किया था। इसे जो कंस्ट्रक्ट मैंने करवाया था उसके लिए मुझे कुछ लोन लेने पड़े थे। ये लोन मैंने अपने किसी रिलेटिव से लिए थे। ओके
अभी मैं इसका जो ईएमआई पे कर रहा हूँ, मैंने अपने उस रिलेटिव से, इन्होंने अपने उस रिलेटिव से जो भी लोन लिया था उसकी उन्होंने किस्तें बांध ली होंगी कि भाई मैं आपको हर महीने इतना इतना अमाउंट ब्याज सहित पे करूँगा। ओके, ईएमआई है, पे कर रहे हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि क्या मुझे जो मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ उसके रिलेशन में डिडक्शंस मिलेंगे। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। आई गेस कि इसमें कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, इन्होंने घर बनाने के लिए लोन लिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो घर है वो रहने के उपयोग में आ रहा है। इन्होंने भले ही लेट आउट किया हुआ है लेकिन वो किसी के रहने के काम आ रहा है। ओके, एंड तीसरा पॉइंट, उन्होंने जो घर है वो लोन लेकर के बनवाया था, और वो जो लोन है इन्होंने बैंक से नहीं लिया था, वो लोन इन्होंने अपने किसी रिलेटिव से लिया था या किसी फ्रेंड से लिया था। ओके, अभी इनका क्वेश्चन है कि जो ये लोन रिपे कर रहे हैं विथ इंटरेस्ट, उस रिलेशन में क्या इन्हें इनकम टैक्स एक्ट में छूट मिलेगी। ओके, तो यस, इस क्वेश्चन को लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको सेक्शन 24B में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी पूछना चाहिए। साथ ही साथ आपकी कंसर्न ये भी होनी चाहिए कि क्या आपको सेक्शन 80C में भी छूट मिलेगी। यस, ध्यान दें, सेक्शन 24B इज अवेलेबल फॉर यू। सेक्शन 24B आपके लिए उपलब्ध है। ये सेक्शन कहीं भी ये इंगित नहीं करता या एक्सपेक्ट नहीं करता कि लोन किसी नेशनलाइज बैंक से या किसी गवर्नमेंट बॉडी से ही लिया हुआ होना चाहिए। आप लोन कहीं से भी लें, आप उसे ज़रूरत पड़ने पर उस लोन की जेन्युइननेस प्रूफ कर दें, आपको ब्याज की छूट मिलेगी। मैं रिपीट करूँगा, आपने भले ही लोन अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी फ्रेंड से लिया हुआ है, आपने भले ही लोन किसी प्राइवेट पर्सन से लिया हुआ है, जहाँ तक इंटरेस्ट पोर्शन का क्वेश्चन है, यू आर वेरी मच एलिजिबल, इंटरेस्ट इज अवेलेबल फॉर यू। ओके, आपके केस में चूंकि घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया गया लोन है, आप पर वो जो 2 लाख रुपए की लिमिट है वो ही लागू होगी। आप 2 लाख रुपए की सीमा तक इसकी छूट ले सकते हैं। हाँ, मैं अगर स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन को आंसर करूं, चूंकि आपने ये घर किराए पर दिया हुआ है, रहने के लिए किराए पर दिया हुआ है, तो वो 2 लाख रुपए की लिमिट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आप जो भी ब्याज आपका बन रहा है, भले ही आपने एक्चुअल में भुगतान नहीं भी किया हुआ है, आपका जो ब्याज बन रहा है उस पूरे ब्याज की आपको छूट मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि आप किस्तों को बांध चुके हैं, आप ईएमआई के रूप में अमाउंट रीपे कर रहे हैं, मतलब आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रीपे करना हो रहा है, तो वाजिब सा क्वेश्चन है कि क्या आपको उस प्रिंसिपल एलिमेंट की भी छूट मिलेगी। यहाँ थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, आपको सेक्शन 80C में जो प्रिंसिपल एलिमेंट, जो लोन का प्रिंसिपल एलिमेंट है, उसकी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 80C कैटेगरिकली एक्सपेक्ट करता है कि लोन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से ही लिया गया हो। आपने चूंकि लोन प्राइवेट पर्सन से लिया हुआ है, वो जो सेक्शन 80C में जो परमिसिबल जो लेंडर्स हैं उनकी लिस्ट है, उसमें प्राइवेट बॉडीज़ नहीं हैं। ओके, तो आपको जो प्रिंसिपल एलिमेंट है उसकी छूट नहीं मिलेगी। करेंगे माय पॉइंट। आप अगर 80C में छूट लेना चाहते हैं तो आपको किसी नेशनलाइज बैंक से या किसी प्राइवेट बैंक से या किसी LIC से या नेशनल हाउसिंग बैंक से, NHB से, या आपका एम्प्लॉयर कोई यूनिवर्सिटी है या जो स्पेसिफाइड लिस्ट है उनमें से है, तो ही छूट मिलती है। ओके, फ़र्क है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो सेक्शन 24B ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, आपने कहीं से भी लोन लिया है, आपके इंटरेस्ट की आपको छूट मिलती है, लेकिन सेक्शन 80C रिस्ट्रिक्शन लगाता है। सेक्शन 80C एक्सपेक्ट करता है कि जो उन्होंने जो लिस्ट दी है, आपने उन्हीं में से ही किसी जगह से लोन लिया हो, अदरवाइज आप 80C के छूट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जी, मेरे पास काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं इन क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में आंसर आउट करूँगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने काफ़ी कुछ नया भी सीखा होगा। ये काफ़ी फाइन पॉइंट है। इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ज़रिए लेने से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आंसर्स थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं ये आशा करता हूँ। और आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।